दोस्तों, आप देख रहे हैं शैडोज ऑफ फियर। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 15 साल का आरव अपने पिता के ट्रांसफर के कारण एक नए शहर में आया। नया स्कूल, नए चेहरे, लेकिन आरव बेहद चुप स्वभाव का था। क्लास में बच्चे उसे बात करने की कोशिश करते पर वो घबरा जाता। धीरे धीरे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। लंच ब्रेक में आरव अकेले रहने के लिए स्कूल की तीसरी मंजिल पर बने पुराने वॉशरूम में चला जाता। वो जगह टूटी फूटी थी, इसलिए वहाँ कोई नहीं आता था। एक दिन जब वो रो रहा था, तभी उसे लगा जैसे बाहर कोई भारी कदमों से चल रहा हो, और फिर दरवाजे के नीचे से किसी अजनबी की परछाई दिखी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके केबिन के नीचे से झांका। बाहर फर्श पर किसी के पुराने कीचड़ लगे जूते दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वही खड़ा होकर भारी सांसें ले रहा हो। अचानक स्कूल की ब्रेक खत्म होने की घंटी बजी। आवाज सुनते ही बाहर सन्नाटा छा गया। कांपते हाथों से आरव ने केबिन का दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पूरा वॉशरूम खाली था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने लगे धूल भरे शीशे पर पड़ी, उसका खून जम गया। शीशे में उसके ठीक पीछे एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था, काला कोट पहने और चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान। आरव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। आरव घबराकर वॉशरूम से भागा और सीधे अपनी क्लास में जाकर बैठ गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। पूरे दिन वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। स्कूल छुट्टी होने के बाद जब वो गेट पर अपने पापा का इंतजार कर रहा था, तभी उसकी नजर तीसरी मंजिल की खिड़की पर गई। वही काला कोट पहना आदमी खड़ा था, धीरे धीरे हाथ हिलाता हुआ। आरव की सांस रुक गई। तभी उसके पापा आ गए और वो कुछ कह नहीं पाया। अगले दिन क्लास में पढ़ाई के दौरान अचानक उसे अपने कान के पास फुसफुसाहट सुनाई दी। उन्हें दिखा दो, तुम कमजोर नहीं हो। आरव ने देखा टीचर के पीछे वही आदमी मुस्कुरा रहा था, और तभी उसके अंदर कुछ बदलने लगा। आरव की आंखें उस काले कोट वाले आदमी पर टिकी थी। बाकी किसी को वो दिखाई नहीं दे रहा था। अब जवाब दो, वो धीमे से फुसफुसाया। टीचर ने आरव से सवाल पूछा, लेकिन उसके कानों में सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी। अचानक क्लास का शरारती लड़का विवान हंस पड़ा। तभी उस साई ने कहा, वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, उसे रोक दो। आरव के अंदर जैसे आग भड़क उठी। वो खड़ा हुआ और बिना सोचे समझे विवान को जोर से धक्का दे दिया। पूरा क्लासरूम चीखों से भर गया। टीचर ने तुरंत उसे पकड़ लिया। सब बच्चे घबरा गए, लेकिन आरव हंस रहा था, एक अजीब ठंडी हंसी। उसे प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया और साया अब भी उसके साथ था। प्रिंसिपल ऑफिस में भी आरव बार बार कह रहा था, वो आदमी यहीं खड़ा है, आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा। कमरे का माहौल भारी हो चुका था। तभी अचानक खिड़की का शीशा अपने आप चटक गया। प्रिंसिपल घबरा गई। आरव के कान के पास फिर वही आवाज आई, चलो तुम्हें सच दिखाता हूँ। अचानक वो झटके से दरवाजे की तरफ भागा। सब उसके पीछे दौड़े। वो सीधा तीसरी मंजिल के पुराने वॉशरूम में पहुंचा। वहां का बड़ा आईना हल्की हल्की कांप रहा था, जैसे पानी की सतह हो। आईने में वही काला कोट वाला आदमी साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपना हाथ बाहर बढ़ाया और आरव का हाथ अपने आप उसकी तरफ उठ गया। जैसे ही आरव का हाथ आईने को छुआ, शीशे की सतह पानी की तरह लहराने लगी। आधा हाथ अंदर जा चुका था। उसके पीछे दौड़ते हुए चौकीदार ने उसे जोर से पकड़ लिया। उसी पल आईना जोरदार धमाके के साथ टूट गया। आरव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाद में स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए। पता चला कि कई साल पहले इसी मंजिल पर एक सख्त हेडमास्टर रहस्यमय हालात में मरा था। कहा जाता था कि वो बच्चों को डरा धमकाकर बंद कमरे में सजा देता था। उस घटना के बाद तीसरी मंजिल का वॉशरूम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आरव ने स्कूल बदल लिया, लेकिन कभी-कभी उसे आज भी आईने में अपने पीछे काला साया खड़ा दिखाई देता है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल शैडोज ऑफ फियर को सब्सक्राइब जरूर करें। घने जंगल के बीच कैंप फायर जल रही थी। 4 दोस्त आरव, कबीर, नील और समीर हंसते हुए बैठे थे। हवा में ठंडक थी पर आग की लपटें गर्म थीं। तभी दूर से टहनी टूटने की आवाज आई। सब चुप हो गए। आरव बोला, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखाई दी। नील ने टॉर्च जलाई पर वहां कुछ नहीं था। आंखें गायब हो चुकी थीं। समीर ने हंसकर माहौल हल्का करने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। तभी आग अचानक धीमी पड़ने लगी, जैसे किसी ने उस पर फूंक मारी हो। कबीर ने लकड़ी डाली पर लपटें फिर भी कमजोर रहीं। अचानक पीछे से किसी के चलने की सरसराहट आई। चारों ने मुड़कर देखा, पर घना अंधेरा ही था। हवा तेज हो गई और पेड़ अजीब आवाजें करने लगे। आरव ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने धीमे से कहा, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। समीर ने मजाक में पुरानी भूत कहानी शुरू की, पर बोलते बोलते रुक गया। उसे लगा किसी ने उसका नाम फुसफुसाया। समीर। आवाज साफ थी। बाकी तीनों ने कुछ नहीं सुना। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आग की लपटें अचानक नीली हो गईं। नीली लपटों में एक परछाई उभरी। वो इंसान जैसी थी पर चेहरा धुंधला। कबीर पीछे हट गया। नील का हाथ कांप रहा था। परछाई धीरे धीरे आग के चारों ओर घूमने लगी। उसके कदमों की आहट नहीं थी, पर जमीन ठंडी होती जा रही थी। आरव ने साहस करके कहा, कौन हो तुम? जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। फिर अचानक समीर जोर से चिल्लाया। किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया था। जब सबने देखा, वहां कोई नहीं था, मगर उसकी जैकेट पर राख जैसे हाथ का निशान साफ दिख रहा था। डर बढ़ता जा रहा था। नील ने फोन निकाला, पर नेटवर्क गायब था। जंगल की हवा अब फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। कबीर ने कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वे उठे, चारों ओर से हंसी गूंज उठी, धीमी, ठंडी और अनजानी। पेड़ों के बीच सफेद धुंध फैल गई। उसमें कई परछाइयां दिखने लगीं। वे पास आ रही थीं। आरव ने आग को और तेज करने की कोशिश की, पर लकड़ियां खुद ब खुद बुझने लगीं। धुंध में किसी का चेहरा उभरा, आंखें खाली, मुस्कान टेढ़ी। समीर अचानक गायब हो गया। बस उसकी चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। बाकी तीनों उसे ढूंढते रहे, पर हर दिशा एक जैसी लग रही थी। धुंध घनी होती गई। तभी उनके पीछे कदमों की आहट आई, धीमी मगर बहुत करीब। कदमों की आहट रुक गई। तीनों ने मुड़कर देखा, वही धुंधली आकृति सामने थी। उसने फुसफुसा कर कहा, एक और। आग पूरी तरह बुझ गई। अंधेरा छा गया। अगली सुबह उस जगह सिर्फ बुझी राख मिली। चारों दोस्तों में से कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। जंगल आज भी फुसफुसाता है। क्या एक साधारण ऑटो ड्राइवर पूरे शहर में खौफ का नाम बन सकता है? चेन्नई की गलियों में एक ऐसा ही आदमी घूमता था, जिसे लोग बाद में ऑटो शंकर के नाम से जानने लगे। 1970 के दशक में बेहतर जिंदगी की तलाश में आया ये युवक पहले मामूली काम करता रहा, फिर ऑटो चलाने लगा। एक रात उसके ऑटो में बैठा एक संदिग्ध यात्री और शराब से भरा बैग उसकी किस्मत बदल गया। उसी पल उसने अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा। शराबबंदी के दौर में उसने ऑटो का इस्तेमाल करते हुए चोरी छिपे शराब पहुंचानी शुरू की। चेक पोस्ट पार कराने के बदले मोटी रकम मिलने लगी। धीरे धीरे उसने सप्लाई चेन समझ ली, कहाँ से माल आता है और कहाँ बिकता है। प्रतिबंध दोबारा लगते ही उसने अपने इलाके में अवैध शराब बनानी शुरू कर दी। ऑटो ड्राइवरों का नेटवर्क उसका हथियार बन गया। कमाई बढ़ी तो उसने रिश्तेदारों और साथियों को गैंग में शामिल किया।
पैसों के बल पर उसने कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से भी साठ-गांठ कर ली। तस्करी के बाद उसने जबरन वसूली और अपहरण जैसे अपराध शुरू किए। उसका इलाका अपराध का अड्डा बन गया। वो फिल्मों के खलनायकों से प्रभावित था और उसी अंदाज में जीने लगा। एक नर्तकी से जुड़ी घटना ने उसे और निर्दयी बना दिया। गुस्से में उसने ऐसा कदम उठाया जिसने उसके साथियों को भी डरा दिया। इसके बाद जो भी उसके खिलाफ गया उसका अंजाम बुरा हुआ। धीरे धीरे वो एक संगठित गिरोह का सरगना और शहर का खौफ बन चुका था। समय के साथ कई युवतियों के लापता होने की खबरें आने लगीं, लेकिन लंबे समय तक कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक साहसी लड़की हमले से बचकर पुलिस तक पहुंची और एक नाम बार बार सामने आया। राजनीतिक बदलाव के बाद विशेष जांच टीम बनी। कड़ी पूछताछ में उसके करीबी टूट गए। छापेमारी के दौरान उसके ठिकानों से चौंकाने वाले सबूत मिले। दीवारों के पीछे छिपे कंकालों ने पूरे शहर को हिला दिया। अब उसका साम्राज्य ढहने लगा था। गिरफ्तारी के बाद भी वो शांत दिखाई देता था। उसने अदालत में अपने अपराध स्वीकार किए और बताया कि फिल्मों से प्रभावित होकर उसने ये रास्ता चुना। मुकदमा चला, सजा सुनाई गई। एक बार वो जेल से भाग निकला पर दोबारा पकड़ा गया। अंततः अदालत के फैसले के बाद उसे मृत्यु दंड दिया गया। उसके साथ चेन्नई का वो काला अध्याय भी खत्म हुआ। ये कहानी याद दिलाती है कि अपराध का रास्ता चाहे कितना भी ताकतवर लगे, उसका अंत हमेशा अंधेरा ही होता है। क्या होगा जब नए साल की पार्टी मौत का निमंत्रण बन जाए? नितिन, ध्रुव, रिया और वर्षा सालों बाद कश्मीर की वादियों में कैंपिंग के लिए मिले। बर्फीली रात, जलता बॉनफायर और मस्ती के बीच ध्रुव ने चेताया, इन पहाड़ों में छलावा भटकता है। सब हंस पड़े। तभी नितिन को जंगल से रोने की आवाज सुनाई दी। मदद के इरादे से वो अंधेरे में चला गया और यहीं से डर की शुरुआत हुई। नितिन एक रोती लड़की को साथ लाया, पर दोस्तों को वो दिखी ही नहीं। अचानक लड़की गायब हो गई। कानों में फुसफुसाहट गूंजी, चलोगे मेरे साथ? नितिन कांप उठा। अगले ही पल वही भयानक चेहरा झाड़ियों से उसे खींचने लगा। रिया ने जलती लकड़ी फेंकी तो वो साया आग से पीछे हट गया। सब गाड़ी में भागे, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। तेज रफ्तार गाड़ी में सन्नाटा पसरा था। तभी रियर मिरर में रिया ने देखा, नितिन की आंखें लाल थी और होठों पर डरावनी हंसी। वो रिया पर झपटा, पर वर्षा के रुद्राक्ष छूते ही तड़प उठा। सब भागे, मगर वर्षा को वो साया जंगल में घसीट ले गया। आखिरी चीख हवा में घुल गई। दोस्तों को समझ आ गया, अब ये जान की जंग है। ध्रुव और रिया हिम्मत जुटा कर लौटे। रास्ते में साधुओं की टोली मिली। उनके मंत्र और भस्म से गाड़ी से काला धुआं निकला और नितिन होश में आया। पर सच्चाई कड़वी थी। वर्षा अब नहीं रही। भारी दिल से तीनों लौटे, हवन करवाया और कसम खाई कि कभी उस जगह नहीं जाएंगे। पर क्या बुराई सच में खत्म हुई थी? कुछ महीनों बाद उसी जंगल से एक बाइक सवार गुजरा। पायल की मीठी आवाज उसे भीतर खींच लाई। वहां वही रोती लड़की बैठी थी। उसने मुड़कर देखा, सफेद चेहरा, काली आंखें, नुकीले दांत। लड़का भागा, पर साया हवा बनकर सामने आ गया। उसकी चीख रात में गुम हो गई। पहाड़ शांत थे, मानो अगले नए साल का इंतजार कर रहे हों। खूनी साया की एक नई दास्तान में आपका स्वागत है। अगर आप इस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना नाम जरूर लिखें। एक शांत गांव के पुराने चौराहे की ये कहानी है, जो कभी आम रास्ता था। लोग रोज हंसी खुशी वहां से गुजरते थे। किसी ने नहीं सोचा था
कि एक हादसा उस जगह को हमेशा के लिए डर का प्रतीक बना देगा। गांव की चुलबुली लड़की सोना अपने पिता के साथ उसी चौराहे से गुजर रही थी। उसकी खिलखिलाहट पूरे माहौल को रोशन कर देती थी। लेकिन उस दिन अजीब सा सन्नाटा था। अचानक तेज रफ्तार ट्रक सामने आया। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। पल भर में हादसा हुआ। पिता बच गए, मगर सोना सड़क पर गिर गई और सब कुछ बदल गया। उस दर्दनाक घटना के बाद चौराहा वैसा नहीं रहा। दिन में भी वहां अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। राहगीरों को लगता जैसे कोई पीछे खड़ा है। रात ढलते ही डर और गहरा हो जाता। कई लोगों ने कहा कि वहां खड़ी गाड़ियां बिना वजह हॉर्न बजाने लगती हैं। कोई छूता नहीं, फिर भी आवाज गूंज उठती है। कुछ ने बताया कि मोटरसाइकिल अपने आप स्टार्ट हो जाती है। कारों की लाइट अचानक टिमटिमाने लगती है। कभी किसी का सामान गिर जाता है। लोग डरकर पीछे मुड़ते हैं, पर वहां कोई दिखाई नहीं देता, बस खाली सड़क और ठंडी हवा। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई कि सोना की बेचैन आत्मा वहीं भटक रही है। हिम्मत वाले लोग सच्चाई जानने रात में वहां गए। शुरुआत में सब सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही वे चौराहे के बीच पहुंचते, हवा बर्फ सी ठंडी हो जाती। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के हिलती। अचानक कई गाड़ियों के हॉर्न एक साथ बज उठते। उस शोर में जैसे किसी लड़की की हल्की हंसी घुली होती। एक युवक ने दावा किया कि उसने किसी को सफेद साया बनकर सड़क किनारे खड़े देखा। वो गाड़ी रोककर उतरा, मगर सामने कुछ नहीं था। फिर भी उसके कानों में हंसी गूंजती रही। डर के मारे वो भाग गया। अगले दिन उसने कसम खाई कि वो फिर कभी उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। धीरे धीरे वो चौराहा चेतावनी बन गया। गांव वाले रात में वहां अकेले नहीं जाते। जो भी गुजरता है कदम तेज कर लेता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता। कहते हैं अगर किसी ने उस आवाज को सुन लिया और रुक गया तो मुसीबत उसका इंतजार करती है। डर अब उस जगह की पहचान बन चुका है। आज भी जब रात गहरी होती है, वहां सन्नाटा फैल जाता है। कभी अचानक हॉर्न बज उठते हैं, कभी ब्रेक लाइट चमकती है। हवा में जैसे किसी लड़की की धीमी हंसी तैरती है। लोग मानते हैं कि वो किसी नए मुसाफिर को बुलाती है, और जो उस बुलावे का जवाब देता है शायद फिर कभी लौटकर नहीं आता।